नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। सीकर में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा है, उनके परिवार ने जो सपना देखा है, उसे वो पूरा कर सके उन इंस्टीट्यूट्स की बदौलत जहाँ वो एडमिशन लेते हैं, जिनकी फैकल्टीज़ पे वो भरोसा करते हैं। और ये वो समय है जब उनके उन सपनों की परीक्षा होनी है। जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के एग्ज़ाम 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शेड्यूल्ड हैं और जिसमें करीब 12 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर होने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीकर के इंस्टीट्यूट सीएलसी में, जहां काफ़ी सारे बच्चे अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हर साल आते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की फैकल्टीज से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस लास्ट टाइम पर बच्चे अपने सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं फिजिक्स से प्रमोद ढाका सर, केमिस्ट्री से आरसी दहीवाल सर और मैथ्स से नीरज गट्टानी सर। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ में कि आपके सब्जेक्ट फिजिक्स को जी ये लास्ट के 20 दिन में कैसे ज़्यादा अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है और जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल। तो इस समय बच्चे के दिमाग में सबसे ज़्यादा यही चल रहा होता है कि कौन सा टॉपिक तो पढ़ना और कौन सा टॉपिक किस पे ज़्यादा स्ट्रेस रखें, किस पे कम रखें। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पिछले 2 से 3 सालों के पेपर एक बार देख लिए जाएँ। अच्छा। उनमें जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हों उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ लेता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो पढ़ने का तो समय उतना ही गया लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं हुई। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए मेनली चैप्टर वाइज अपन देख लेंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, स्पेसिफिकली पिछले 2 से 3 साल। तो जेईई मेंस जैसे हर बार 2 सेशंस में होता है, दोनों सेशंस के जो पेपर हैं उनको गो थ्रू हो जाए उनसे कम्प्लीटली जी। तो उससे आइडिया हो जाएगा एक बेसिक कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे मेनली अभी प्रेजेंट टाइम में 12th के चैप्टर्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे को भी 12th वाले जो चैप्टर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा नहीं इन कंपैरिजन टू 11th के चैप्टर्स में। ओके। क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और ये एनसीईआरटी से, ये मेनली मेंस का पैटर्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूलाज सारे चैप्टर्स के याद हो। ओके। तो जब आप पढ़ रहे हो उस समय सारे चैप्टर्स को फॉर्मूला वाइज लिख लो। अभी मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें केवल चैप्टर्स के फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, तो उनसे अपन लास्ट टाइम में चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू हो लें और थोड़ा सा कैलकुलेशन के समय, क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो फिर ज़्यादा मार्क्स में भी कम रैंक बनती है। बिल्कुल। तो कैलकुलेशन के समय थोड़ा सा प्रिसाइज रहें, कैलकुलेशन करते समय पैनिक नहीं हो। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, यदि अपन प्रेशर हैंडलिंग पे ध्यान दें तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये कैसे किया जा सकता है? कुछ जैसे आप कुछ समय अपने स्टडी आवर्स में निकाल के रखें जी, जो आप अपने लिए बनाते हैं। ओके। मतलब जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ घूम लिए, आसपास के लोगों से आपने बातचीत कर ली। यदि हम पूरे समय यही सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम कैसा है, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे वही पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट होगा बच्चे के ऊपर भी। तो आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए थोड़ा समय निकाल के रखें और उस समय जब आप 4-5 फ्रेंड्स आसपास हैं तो केवल इस बारे में थोड़ा सा रिलैक्स वाली चीज़ों के बारे में, हंसी मजाक के बारे में बात, इन चीज़ों पे स्ट्रेस रखें। हंसी मजाक वाली बातें करेंगे तो दिमाग से एक दफ़ा वो बातें हट जाएंगी, तो आपको अच्छा भी फील होगा और पढ़ते समय भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। वरना पूरे समय हम 15 घंटे यदि स्टडी में ही देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आए। तो स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा, मतलब अपने स्टडी आवर्स में पहले से बना के रखें कि घंटा 1.5 घंटा इस समय मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। जी। आरसी सर, आप बताएं। जी नमस्कार सर। मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं सर, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो एनटीए ने ऑलरेडी कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है पहले से। कुछ टॉपिक जैसे एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, ये टॉपिक वो थे जो मेमोरी बेस्ड थे, उन टॉपिक को एनटीए ने पहले से ही हटा दिया है। और इनऑर्गेनिक का पूरा पेपर जो आ रहा है वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है।
तो बच्चे को एक तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी पड़ेगी। अब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है बच्चे की भूलने की, क्योंकि कुछ चीज़ें मेमोरी बेस्ड याद रखनी पड़ती है बच्चे को। तो उसके लिए उस बच्चे को क्या करना चाहिए, हर 1 घंटे की स्टडी के बाद रिकॉल करना चाहिए। 1 घंटे क्या पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट उसने बुक बंद कर दी, उसके बाद उस 5 मिनट उन सारी चीज़ों को उसको रिकॉल करना चाहिए। जितना ये मेथड बार बार वो अप्लाई करेगा तो चीज़ें उसको याद रहेगी। मेन समरी, हर चैप्टर की समरी बना ले और उन समरी के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो बेटर स्कोर कर सकता है। एनटीए की जो जेईई मेन में 21-22 को जो पेपर हुए हैं, जिसमें सभी केमिस्ट्री को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वहाँ कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन आए थे। बट लास्ट 2 ईयर से अगर बात करें 23 के दोनों अटेम्प्ट की और 24 के जनवरी अटेम्प्ट की, तो वहाँ पेपर का लेवल डाउन हुआ है, मतलब फुली एनसीईआरटी बेस्ड हो। जी सर, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें रिएक्शन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर बच्चा रिएक्शन रटेगा तो वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएगा, अगर वो कंसेप्ट को पकड़ के चलेगा तो इजी में अप्लाई कर सकता है। और ऑर्गेनिक भी बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव पार्ट है, बट अगर पेपर को एनालाइज करें लास्ट ईयर के तो कैलकुलेशन वहाँ ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी मैथमेटिक्स और फिजिक्स 2 कैलकुलेटिव पार्ट हैं, तो केमिस्ट्री में वहाँ से लंबी कैलकुलेशन नहीं आ रही। सब्जेक्ट के बारे में तो ये बच्चे को ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे को जब पेपर दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। ये एग्ज़ाम जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम भी है, प्रेशर को मेंटेन भी करना है आपको। वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना भी चाहिए। कुछ क्वेश्चन इतने गंदे होते हैं या इररिलेवेंट बोल सकते हैं, जिसमें बच्चे को मतलब एक क्वेश्चन के आंसर निकालने में 2 से 3 मिनट ले रहा है और उस टाइम में वो इजी क्वेश्चन कर सकता है 3 से 4, तो ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए। तो ये बच्चे को ये खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे को पहले घर पे तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है। तो जो बच्चा पुराना भी किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है, उसका जो पेपर हुआ है, मेजर पेपर हुआ है, उसको अपनी घड़ी में टाइम सेट करके उस पेपर को अटेम्प्ट करे रूम पे, और देखे कि उस पेपर को अटेम्प्ट करने में उसने कितना टाइम लिया है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करे वो। तो ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो वहाँ टाइम की कोई कमी फील नहीं होगी। अब डिप्रेस हो जाता है बच्चा, एंजाइटी फील होती है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन तो आती नहीं है कि बच्चे को मेडिसिन दे दी जाए। ये बच्चे को एक तो कूल रहना है, दूसरा उसको नींद प्रॉपर पूरी करनी है, और दूसरा अपनी फैमिली के साथ जिससे वो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखता हो उससे खुल के अपनी बात बतानी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा कोई बंदा उसके साथ कांटेक्ट में हो जो इस सिचुएशन से ऑलरेडी गुजरा हुआ हो, जिसने जेईई की तैयारी की हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी की हो, उससे वो बात कर सकता है या टीचर से बात कर सकता है। इस तरह से अपना प्रेशर वो लूज कर सकता है। पर इसमें जैसे आपने बताया कि वो एग्ज़ाम की वो तैयारी करे घड़ी में टाइम लगा के, वो टाइम का तो मैनेजमेंट हो सकता है उससे, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। नहीं सर, उसमें ऐसा होता है कि अगर वो 1 या 2 पेपर सॉल्व करेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, तब तो वहाँ टाइम मैनेज नहीं होगा। बट अगर वो रेगुलरली डेली बेस पे अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो टाइम एक्यूरेट वही रहेगा। क्योंकि ऐसा बच्चों से हम देखते हैं 10-12 साल से, पिछले साल से देख रहे हैं कि बच्चे का जितना स्कोर यहाँ आता है, जितने टाइम में उतने क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए, उतने ही क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर पाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। नहीं, उसमें वो जैसे मान लो जैसे आज फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया, कल केमिस्ट्री का कर ले, परसों मैथ्स का कर ले, तो डेली अपना 1 आवर निकाल के रखें इस बात के लिए कि हमें केवल पेपर अटेम्प्ट करना है, तो लास्ट डे तक दे विल बी प्रिपेयर्ड। अदरवाइज वो यदि 1 या 2 पेपर करेंगे दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, पहले बच्चे का एक ट्रेंड होता था कि सबसे पहले मुझे केमिस्ट्री करनी है, उसके बाद मुझे फिजिक्स करनी है, मैथ करनी है। अब सर पेपर का लेवल ऐसा नहीं है। बच्चे को खुद को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। 2 या 3 मिनट पेपर को देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी आया है, किसके क्वेश्चन में इजी वे में लगा सकता हूँ। तो इस ट्रेंड को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगी, केमिस्ट्री हमेशा ही पहले करनी है। जैसे फिजिक्स का पेपर इजी आ रहा है तो फिजिक्स पहले कर सकता है। बिल्कुल सही है। नीरज सर आप बताएं। सर नमस्कार। जैसा कि सर एक मार्केट में पिछले 2-3 सालों से एक फोबिया है, और हकीकत भी है, फोबिया तो नहीं बोलूँगा मैं, कि मैथ्स का लेंथी और कैलकुलेटिव आ रहा है, स्पेशली सेशन 22 और 23 में। सारी शिफ्ट के सारे पेपर्स काफ़ी लेंथी और कैलकुलेटिव रहे इन कंपैरिजन टू मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सर जैसा कि अभी आरसी सर ने बोला कि टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं दोनों ही सर की बात से यहाँ संबंध रखूँगा कि 1-1 घंटे से बेटर है कि अब लास्ट के जो 15 to 20 डेज रह गए हैं
उनमें तीनों ही सब्जेक्ट के फुल सिलेबस मेजर पेपर पेपर लगाए। को अटेम्प्ट करें। तो 3 घंटे में, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि अभी लास्ट 1-2 साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डाउन टू लेवल आ रहे हैं। तो कोशिश करें बच्चा अपना, मतलब ये नहीं कि 1 घंटा फिजिक्स, एक साइकोलॉजी सेट रहती है बच्चे की, मैं 1 घंटे में फिजिक्स करूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, वो टाइम नहीं है सर। इसको बेटर वे में अटेम्प्ट करने के लिए उसे तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा, और ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चे खुद हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में उन्होंने 3 में से 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म किया, और बचा हुआ 1.5 घंटा उन्होंने मैथ्स को दिया। ऐसा बच्चे खुद बताते हैं, और पेपर भी टीचर्स जो बता रहे हैं वो इसी लेवल पे आ रहे हैं। तो सर यहाँ पर मैथ्स अब जब कैलकुलेटिव है, लेकिन इस बार जो 24 में है, जो मैं देख पा रहा हूँ इस पहली शिफ्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में, इसमें सर थोड़ी सी राहत मिली है। पूरी राहत नहीं, टफ अभी भी है, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे गया है पेपर। अनडाउटली ट्रिकी और कैलकुलेटिव तो है पेपर, टफ नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है सर। तो स्ट्रैटेजी अभी भी वही अपनानी है कि अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम जो बचा के मैथ्स में दे हो, और घर पे कोशिश करें रोज़ नहीं तो कम से कम हर दूसरे दिन बचे हुए टाइम में एक फुल सिलेबस पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जैसा जेई मेंस का सर सब जगह पड़े हुए हैं, हर कोचिंग इतने करा रही है, मार्केट में भी प्रैक्टिस पेपर आ रहा है, मॉक टेस्ट सब जगह है। तो बच्चा ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि मैं कहाँ से लाऊं, तो हर जगह है, वो 3 घंटे अपना करे मैनेज, और उसी में अपने को देखे कि नहीं तो बाद में बच्चे का ये एक्सक्यूज़ रहता है कि मेरे को टाइम कम पड़ गया। तो अगर वो बचे हुए 20 दिन जो बचे हैं उसके पास, उसमें अगर वो 7 से 8 या 10 भी पेपर अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस सर एट पार जाएगा। और दूसरा सर, ये जो लास्ट मिनट का है कि स्ट्रेस है, टेंशन हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, ये सब, तो सर यहाँ पर मैं बोलूँगा जो एक अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा रहता है उसके साथ ये जनरल प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो एक जो एक एवरेज बच्चा है और उससे नीचे वाला है, उसके साथ ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो सर मैं बीमारी तो नहीं बोलूँगा, एक नेचुरल फिनोमेना है। मैं भी इवन किसी काम के लिए जाऊँगा, बड़े काम के लिए अपने जीवन के, तो थोड़ी बहुत घबराहट टेंशन होगी, लेकिन ये तो नहीं कि वो उसको कारण बना के हम अपनी फेलियर का सामना करें। तो बेटर ये रहेगा कि सर हर बच्चे का और हर पर्सन का, पर्सन टू पर्सन सर वेरी करता है, हर बच्चा अपना तरीके से अपना रिफ्रेशमेंट लेता है। आप में हो सकता है आपको सोना अच्छा लगे, सर को हो सकता है 10 मिनट अपना न्यूज़ देखना अच्छा लगे, सर को 10 मिनट वॉक करना अच्छा लगे। तो यही बच्चों पे लागू होता है सर। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहे, जो बच्चे स्पेशली घर से बाहर रह रहे हैं वो रोज़ शाम को नियमित, बच्चे अगर टेंशन में प्रेशर में नहीं भी बात करते तो उनकी भी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इफ़ पॉसिबल अगर वो 2-5 दिन या 1 आध वीक आके रह लेते हैं तो बेटर है सर। एग्ज़ाम टाइम में मोरल सपोर्ट रहता है। और तो हर बच्चा अपना 10-20 मिनट, आधा घंटा, जैसे ढाका सर ने शुरू में ही अपना बोला कि अपने फैमिली से, फ्रेंड से, इन सबसे बात करें, तो हर बच्चे का जो भी कॉर्नर है सर वो अपने 10-20 मिनट, और ऐसे बच्चे से तो बात ही ना करें वो जो पहले से इस चीज़ से पीड़ित है, नहीं तो एक और एक बन के 11 करेंगे, मेरे को भी टेंशन है, तेरे को भी टेंशन है, तो एक तीसरी टेंशन आ गई। तो ये ना करें। और दूसरा सर एक लास्ट ये बोलना चाहूँगा मैं कि लास्ट का जो 1 वीक है उसमें नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स, इनसे इग्नोर ही करे बच्चा। मुझे नहीं लगता कि कोई नए क्वेश्चंस पे बच्चे को फोकस करना चाहिए। नए टॉपिक्स जो साहब साल भर या 2 साल की तैयारी में नहीं हो पाया, 3 साल की तैयारी में नहीं, तो 3 दिन में कोई टॉपिक तैयार नहीं होना है, तो उसके लिए अननेसेसरी अपना बर्डन ना लें। और जो चीज़ टफ है, जैसा मैथ्स हो रखी है, तो सभी के लिए टफ है। तो मेरे हिसाब से ये सारी उसका फिर चीज़ों, वो कट ऑफ भी वैसा ही होगा बिल्कुल या सर, कम क्वेश्चंस में ही। एक कंक्लूड ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे को पीवाई क्यू जरूर लगाना चाहिए जी, क्योंकि इतने अटेम्प्ट हुए हैं जेई मेन के, इतने क्वेश्चन हैं, अपने आप में ही बुक बन गई है, एक पूरी बुक है, उसको 2 से 3 बार लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कंसेप्ट से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी कंसेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पीवाई क्यू मस्ट है कि पीवाई क्यू बच्चे को सोल्व करना ही चाहिए, और वो 1 बार नहीं 2 से 3 बार, क्योंकि 2 से 3 बार करेगा तो उसको अपने आप वो पकड़ लेगा कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से ले रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये पता बच्चे को खुद को लग जाएगा। अब ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे हमने बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो इंस्टीट्यूट है
आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के निकल के इंजीनियर्स बन रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट बच्चों को लास्ट मोमेंट पे कैसे हेल्प करता है? जो चीज़ें आपने मुझे बताई, जो यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, कैसे आप सपोर्ट करते हैं? सर हमारे यहाँ ये नॉट ए सिंगल डे प्रोसेस, ये हमारे यहाँ डे 1 से जब बच्चा एडमिशन लेता है तभी से सर मोरली और ये सब चीज़ें सर फॉलो की जाती हैं, उसे मेंटली मतलब एक स्ट्रांगनेस दी जाती है, स्ट्रेंथ दी जाती है डे 1 से ही। यहाँ तो बच्चे को एक जब एडमिशन लेता है तब उसका एक प्रॉपर प्लान। सर यहाँ पर इस साल या 2 साल से नहीं सर, पिछले हर बच्चे का मेंटर है, एक टीचर मेंटर है जो प्रॉपरली उससे मिलता रहता है। असेंबली हमारे यहाँ होती है, ठीक है। उसके अलावा उसका पूरा प्लान है कि उसको कब टेस्ट लेने हैं, कब उसको सोना है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करे तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। और अचानक से अगर वो शेड्यूल बदलेगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, वो भी अटेम्प्ट करते हैं, तो इसको आप कैसा मानते हैं? ये ठीक है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे वो हमारा बच्चा भी अगर किसी इंस्टीट्यूट का पेपर कर रहा हो और किसी इंस्टीट्यूट का बच्चा भी हमारे इंस्टीट्यूट का पेपर कर रहा हो तो गलत है, क्योंकि बच्चा भटक ही रहा है ना। क्योंकि सब क्वेश्चन, सारे इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन एक ही लेवल के बनाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है सभी वही से बनाते हैं, तो उसको एक ही रास्ते पे चलेगा तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। अदरवाइज वो भटकेगा कि मैं यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ। एक बीमारी और है कि बच्चे को क्वेश्चन नहीं आया, यूट्यूब पे सोल्यूशन देखेगा उसका, ये सबसे बड़ी बीमारी है सर। यूट्यूब पे आप जो भी जैसा भी सॉल्यूशन, गलत सही सब कुछ मिलता है सर वहाँ पे, और एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो 20 से 25 मिनट खराब कर देगा वहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि टीचर से जाए, डायरेक्टली उसका कंसेप्ट वहीं से पूछ ले। यूट्यूब की तरफ ना भागे, सोशल मीडिया की तरफ नहीं भागे, इनसे बच के रहना है बच्चे को। पर जो एडटेक कंपनीज है वो अपने आप को इसी तरीके से मार्केट में सेल करती है कि यहाँ पे सारा कंटेंट अवेलेबल है या सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जी सर, वो उनके जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनके लिए सॉल्यूशन है। जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो आप ऑफलाइन ही इजी कंफर्ट फील करोगे। आपके लिए वो अलग ही लेवल हो गया। उनको किस लेवल से पढ़ाया गया है, उनका मटेरियल किस लेवल से है, उसी लेवल से उन्होंने वो यूट्यूब पे जो भी उन्होंने मटेरियल दिया है। हमारे वाला ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर। किसी भी बच्चे का सर ये है कि कंसेप्ट और अपनी स्ट्रैटेजी को मिसमैच ना करे लास्ट टाइम में। राइट। जिस पे वो साल से 2 साल से जो अपनी तैयारी में चला है उसी को फॉलो करे। 1 या 2 या 5 क्वेश्चंस या एक पेपर के लिए वो इधर उधर ना हो, सर ये कहना चाहते हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए अपन इसका कॉन्सेप्ट देखें या उसको देखें तो लास्ट मिनट में बच्चा ऐसे कंफ्यूज रहेगा सर। बाकी अगर उसने 2 साल पूरा ऑनलाइन अगर कहीं प्रिपरेशन करा है तो उसकी मेंटालिटी वैसी चल रही है। अगर किसी ने ऑफलाइन 2 साल ही एक जगह करा है तो उसी को फॉलो करें। लास्ट मिनट में एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट गुड, ये मेरा कहना है। आपके जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अगर कोई डाउट्स रहते हैं, उनको कुछ पूछना होता है, तो क्या आज के टाइम पे, आज के दिन अगर कोई आता है बच्चा तो उसको कैसे फैकल्टी हेल्प करती है, मिलती है फैकल्टी उधर? देखो सर, इस टाइम हमारे यहाँ क्लासेज तो हो गई है ऑफ जी, सिलेबस का बच्चों का कंप्लीट हो गया। हम इंस्टीट्यूट टाइम में प्रॉब्लम काउंटर पे हर टीचर अवेलेबल रहता है। जो इंस्टीट्यूट टाइम है जो 8:30 से लेके शाम को 6:30 तक टीचर अवेलेबल रहेगा। बच्चों को जो प्रॉब्लम तो वो कभी भी आके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सर ये थ्रू आउट द सेशन भी है, ये जो प्रॉब्लम्स का है डे टू डे थ्रू आउट द सेशन भी रेगुलर है ये सब चीज़। उस वक्त भी रहता है और अभी भी रहता और अभी तो पूरे फोकस्ड है इन्हीं चीज़ों के लिए। स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए तो आपने कई बार हमारी असेंबली भी आपने भी बिल्कुल लाइव में अटेंड की हुई है, तो वो बेस्ट है। उससे बच्चों को CLC का काफी सबसे मदद बेस्ट मिलती पार्ट यदि हम कहें तो इवनिंग असेंबली है। तो उस टाइम बच्चा बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है। अच्छा, सारे बच्चे क्योंकि हॉस्टल में नहीं है, बहुत सारे बच्चे अपने घर पे भी रह रहे हैं गार्जियंस के साथ में या पेरेंट्स के साथ में। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स से जो सपोर्ट चाहिए, गार्जियन से जो सपोर्ट चाहिए, उसको लेकर आपके कैसे एक्सपीरियंस है? क्या पेरेंट्स, आप तो लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप चीज़ें समझ रहे हैं, पेरेंट्स से बच्चों की जो उम्मीदें हैं आपको क्या लगता है पेरेंट्स पूरा कर पा रहे हैं? इस पर मैं बोलना भी जा रहा था आपको कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है ना, इस समय पेरेंट्स को बच्चों को बतानी नहीं चाहिए। ओके, जो वो कर रहा है उसका शेड्यूल देख लो। यदि वो अच्छे से पढ़ रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो उसे इस बारे में नेगेटिव वे में बात नहीं करें ओके, कि मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों से इस वे में बात करनी चाहिए। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है तो बात करते हैं, चलो इंस्टीट्यूट चलते हैं, आपके टीचर से मिलते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स की वजह से भी है ना ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। ओके, तो पेरेंट्स को इस समय, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता बच्चों का,
तब तक स्पेसिफिकली फ्रेंडली हो जाना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चा यदि प्रॉब्लम फील भी कर रहा है तो वो आपके साथ शेयर कर सके। राइट। ऐसा नहीं हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में वो आपको बोल ही नहीं पा रहा है। यदि उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है पर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसको लग रहा है आपको कुछ बोलेगा तो आप डांटेंगे, तो बेटर है कि आप उससे कम्युनिकेट करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा आपके साथ, है तो आप मेरे को बताओ, अपन चलो उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपके टीचर से मिलते हैं, आपको समय दिलवाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को एकदम फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए इस टाइम। प्रेशर उनकी तरफ से क्रिएट नहीं होना चाहिए। उम्मीदों का अंत नहीं है सर। बिल्कुल, हमने काफ़ी सारी बातें करी और मुझे समझने में ये आया है कि पेरेंट्स को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंस्टीट्यूट अपने एंड पे ध्यान रख रहा है, बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है, साथ में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसे कहीं भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नई जगह पे नहीं जाना है, और आपको जिस तरीके से या जिस फॉर्मेट से जो पढ़ाया गया है वैसे ही आपको रिवाइज करके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स को जितना वेटेज देना है, जितना समय देना है, वो आप देते रहें। और एग्ज़ाम के टाइम के हिसाब से आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट भी बन जाए, आपका हैबिट बन जाए कि आप वो 3 घंटे 4 घंटे के टाइम में वो पूरा एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएँ। आपको पता रहे कि आपका स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में वीक है, तो उसे अगर ज़्यादा समय देना, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे सर ने बताया कि आपको इंस्टीट्यूट के टच में रहते हुए कोई भी अगर डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो इंस्टीट्यूट में आके, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पे जाके आपको टीचर्स के साथ में, फैकल्टी के साथ में बैठ के अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो पढ़ा है वो उतना आप कर पाएँ और आप जेई 2024 के सेकेंड अटेम्प्ट में आप इसे क्लियर कर पाएँ। अपने परिवार के, अपने इंस्टीट्यूट के जो सपने हैं उनको आप पूरा कर पाएँ। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जेई एग्ज़ाम 2024 के लिए। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।